दर्शकों, सुनने वालों, देखने वालों को इक़्तिदार आबदी का नमस्कार, आदाब। और हमारी बेहद खुशकिस्मती कि इस वक्त हमारे साथ हमारे परम मित्र श्री संजय अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। नमस्कारम भाई नमस्कार। संजय। बड़ी खुशी हुई कि आपने वक्त निकाला इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद, और आपको इस नए मोर्चे पे भी हम ले आए हैं, जिसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। वैसे तो आप बहुत सारे मोर्चों पे काम करते रहते हैं, और आप अभी कुछ दिन पहले आपकी किताब सामने आई है झूठे नाते के नाम से, जो कि बज़ाते खुद ज़बरदस्त नावल है। तो इसमें अगर हम लोग आपसे बात करें कि इस नावल की प्रेरणा या विचार आपको कैसे हासिल हुआ, किस चीज़ ने आपको इस पे आमादा किया? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे ये सवाल करने के लिए। बड़ा अच्छा सवाल है। आपको तो मालूम है कि मेरे जो वालिद हैं वो वकील थे जी। तो उनसे काफ़ी बनता रहता था मैं मुकदमों के बारे में, और मैंने भी इस बीच तमाम मुकदमे देखे। और मैं एक चीज़ जो है जो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही थी वो कि किसी भी मुकदमे में जो अभियोग पक्ष है, यानी जो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो हमेशा उन इल्ज़ाम लगाने के बाद से उनका सारा जो टारगेट है, सारा जो तवज्जो है, वो इस बात की तरफ होता है कि साहब कितना ज़्यादा पैसा जो है हासिल किया जा सकता है अगर अगली पार्टी बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं तो। और यहाँ तक कि मतलब अगर गुस्ताखी माफ़ हो, मैंने कोर्ट का भी रवैया यही देखा कि अगर पैसे वाला जो है ज़्यादा, तो उससे जो है वो पैसे की का ही जिक्र ज़्यादा होता है वहाँ पे कि साहब जो है। और अगर पैसे वाला नहीं है अगली पार्टी तो ज़्यादातर तब जाके न्याय की बात होती, तब जो है वो इस बारे में बात होती कि इंसाफ होगा कि नहीं होगा। जी। तो हर एक का जो ध्यान उधर रहता है। तो ये मैंने देख के मुझे लगा कि फिर मैंने स्टडी शुरू की। तमाम कोर्ट केस मैंने जो है पढ़े, और उन सब से मुझे यही लगा कि ये जो सोच है, इसके बारे में किसी का ध्यान इस तरफ है नहीं, तो क्यों ना इसको एक किताब के रूप में लिखा जाए। तो अब इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा केस दिया जाए जरा मुश्किल हो। हम कोई ऐसा केस लें जिसमें कि कोई आदमी वहाँ हो ही ना, और फिर भी फंस गया मुकदमे में बुरी तरह से। तो सबसे आसान मुझे यही किस्सा लगा कि जो कि मैंने इसमें लिया। ये भी एक मतलब अच्छी घटनाओं पे आधारित है, ये जो कुछ भी है इसमें बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है। तो ये दहेज टाइप का केस है। थोड़ा सा दहेज एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हाँ दहेज से मिलता जुलता है। इस तरह का थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का केस है। फिर मैंने सारे लॉ और कोर्ट में, यहाँ तक कि जो वकीलों के ऊपर लॉ, वकीलों के लिए भी एक लॉ है भारत में, हिंदुस्तान में, जो कि उनके ऊपर लागू होता है, वो सब मिला के स्टडी किया। तो मैंने पाया कि ये भी तो बताना जरूरी है कि आखिर उनके ऊपर क्यों ये लागू होना चाहिए, तो और वो क्यों ये करें। वरना तो वकील जनरली ये कहते हैं कि वी आर जस्ट प्रोटेक्टिंग द लॉ ऑफ द लैंड। तो लॉ ऑफ द लैंड के साथ उनकी और क्या जिम्मेदारियां हैं, वो भी ध्यान में रखने वाली, उसका भी ख्याल होना चाहिए। तो यही सब सोच के मैंने फिर ये लिखना शुरू की किताब। जी, वाह। तो इसमें रहस्य और रोमांच आप बहुत बखूबी लाए हैं। तो इसमें यानी जासूसी ये आपके पेशे से मिलती जुलती है, क्योंकि आप प्रणाली विशेषज्ञ या सिस्टम्स एनालिस्ट, सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट की तरह से काम करते रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और अब हमारे ही शोबे के, हमारे ही समझ लीजिए कि इंडस्ट्री के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। लेकिन ये कि सिस्टम्स एनालिसिस जो है वो आदमी को एक डिटेक्टिव टाइप का बना भी देती है, कि उसको सिर्फ काफ़ी अपने सिर्फ नाक के अतराफ नहीं देखना होता है, बल्कि ये होता है कि भाई इसके आसपास क्या है, आउटसाइड द बॉक्स। हाँ, आउटसाइड द बॉक्स देखने से ही आदमी के ऊपर फिर वो राज खुलते हैं, और वो फिर बात वो आगे एक अपने जो समझ लीजिए कि
समस्या के समाधान के लिए एक मजबूती से उसके ऊपर पकड़ रख सकता है। तो क्या मैं इस बात को आपके पेशे से मुनासबत दे दूं कि इसी वजह से आपने जासूसी का इसमें ज़ाविया, जासूसी का दृष्टिकोण जो है वो लिया? देखिए, एक हद तक आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है जी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो थ्रिलर, रहस्य रोमांच वाला जो किस्सा होता है जी, वो आदमी जो है बहुत ही तवज्जो से पढ़ता है, बड़ा ध्यान रखते से देखता है उसकी तरफ कि क्या है, तो उसकी वजह से मतलब इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा उसमें जो है वो ये जासूसी का पुट मैं डाल देता हूँ कहानियों में, या हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बंगाली भी हूँ तो वो असर आ गया हो, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है, तो सही बात है। तो हमने देखा है कि इसकी वजह से, जैसे अभी पिछले दिनों एक हमारी एक श्रोता है, मतलब रीडर हैं, एक हमारे पाठक हैं, वो उनका मैसेज आया कि साहब हमने तो वो गलत टाइम पे शुरू कर दी, रात के 9 बजे शुरू की उन्होंने, बोले रात के 1 बजे तक हम किताबी पढ़ते रहे, या दिन टाइम का ध्यान नहीं रहता। तो हमने कहा कि बस यही तो मैं चाहता था, सारा मकसद यही है कि आप लगातार पढ़ें उसको। सही बात। तो नहीं, बहुत अच्छा है। मैं भी अपना अभी पूरी आपकी किताब नहीं पढ़ी, जिसके लिए मैं खुद माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरा उसके पीछे एक मकसद मेरा भी है। मैंने अपनी सिस्टम से एनालिसिस आपके साथ बैठ के कर भी लिया कि एक तो ये कि वक्त निकालना आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने अभी जो उदाहरण दिया उससे ही पता चल रहा है कि जाहिर बात 4 घंटे में उन्होंने पूरी किताब तो नहीं पढ़ी होगी लेकिन ये कि इतना ही मिल गया उनको, बड़ा अच्छा है। और मैं भी इसी तरीके से निकालता हूँ गाय बगाए जैसे मुझे वक्त मिलता है। तो आपकी जो पहले 5 जो अध्याय हैं आपके, वो मैंने पढ़ डाले और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप शुरू से ही आदमी को, जब आपका एक अध्याय ख़त्म होता है तो आदमी के जहन में कई सारे सवाल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले एक सवाल, फिर जब आपने दूसरा अध्याय पढ़ा तो दूसरे सवाल, तो इस तरीके से 4-5 सवाल तो मेरे जहन में पहले ही से पैवस्त हो गए हैं। तो इसलिए ये रोमांचक भी हो जाता है और इसमें जासूसी का भी पुट है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि यार ये जो घटना घटी है इसको मुझे कहीं आगे इसका समाधान लिए हमारे संजय भाई देंगे इस उम्मीद में पक्का दूंगा। हाँ, उस उम्मीद में आगे आदमी पढ़ता। और यही समझ लीजिए हर किसी डिटेक्टिव नॉवेल, जासूसी नॉवेल की खूबी होती है कि वो आदमी को बांधे रखता है, उसकी सोच को, और हमेशा एक जुस्तजू में डाल देता है कि भाई इस सवाल का जवाब कैसे आ रहा है, ये क्या होगा इस आगे। और इसीलिए जाहिर बात है कि थ्रिलर्स और डिटेक्टिव नॉवेल्स इतने मशहूर हैं। इस किताब के दो पहलू हैं, एक तो रोमांचक पहलू है और एक जो है वो जासूसी का उसमें ज़ाविया आता है। तो उसमें उसके बारे में आप ये बताइए कि आपके जो उसमें वो हैं जो रोल्स हैं, जो चरित्र हैं उसके अंदर, उनमें से क्या आपने वो जो दरोगा जी हैं उनको, सब इंस्पेक्टर हैं शायद वो, उनको ही जासूसी करने के लिए छोड़ा है कि इसके अंदर वो आप एक टैक्सी ड्राइवर को भी ले आते हैं, आप एक और महिला को भी ले आते हैं, इन सब की अपनी जुस्तजू भी होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। ये देखिए, उसमें ऐसा है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि अकेला कुछ कर रहा है जी। ये खास बात, मेरी किताब में कोई हीरो नहीं होता कभी भी। आपने पहली किताब में भी मार्क किया होगा कि उसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो डॉक्टर प्रशांत थे फर्स्ट बुक में, जी जी, डॉक्टर प्रशांत उस किताब के हीरो नहीं है, सही बात है ना। हर आदमी सिर्फ जो है ऊपर वाले के हाथ का जो है वो एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है। हर आदमी केवल चलता रहता है उसी हिसाब से। तो वही चीज इसमें भी, इस किताब में भी है कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि कुछ कर रहा हो पूरा अकेले। सब जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं और कलेक्टिवली काम हो रहा है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात आपने पहली किताब में भी देखी हुई कि मैंने कहीं पे भी, जहां तक हो सका है, जहां तक की मजबूरी ना हो जब तक,
मजबूरी मोस्ट ऑफ द टाइम है ही नहीं कि मैंने कहीं इत्तेफाक का इस्तेमाल नहीं किया कि साहब बाजार में जा रहे थे तो बगल से वो निकल गए और बाई चांस पकड़ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ हाँ, मेरी किताब में जो होगा उसकी कोई ना कोई वजह होगी और वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में वजह से ऐसा हुआ। और अगर कहीं मुझे इत्तेफाक दिखाना भी हो तो उसके लिए पहले से जो उसका रीजन होता है कि ये आदमी यहाँ पे क्यों है। हाँ, इन सब का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है कि कभी कभी जैसे कहानी कुछ फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि कुछ की कहानी बाय चांस लगता है खत्म हो जाएगी क्योंकि जो गलत आदमी है वो सही वाले की पकड़ में आने वाला होता है, लेकिन बाय चांस बच के निकल जाता है। ये मेरी किताब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अरे वाह। कुछ नहीं होगा और ना ही कोई कैरेक्टर ऐसा है जो कि खास है। सारे बिल्कुल खास हैं और सारे जो है कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो हम लोग के बहुत ख्वाहिश है कि सॉरी बोलिए एक चीज और कि मेरी किताब में आप मतलब जैसे ही मेरा मैसेज खत्म होता है जिस वजह से मैंने किताब लिखी है जी, उसके बाद चाहे कहानी जितनी ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, मैं माफी भी चाहता हूँ इसके लिए, कहानी वहीं खत्म हो जाती है और खास बात क्योंकि मैं उस जज्बे से आपको बाहर नहीं निकलने देना चाहता। हाँ, तो उसके बाद अगर लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैं इसके आगे ही किताब लिखूंगा इसके बाद की। अरे वाह। हाँ, मैं अगर ऐसा लगा लोगों को कि ये फलाना स्क्रू आपने ढीला छोड़ दिया यहाँ पे, तो मैं उसके लिए दूसरी लिखूंगा। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में, लेकिन इसमें जो कुछ लिखा है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई संजय भाई, लेकिन इस किताब में और आपकी पहले वाली जो किताब थी उसमें तो दूसरे चरित्र हैं, दूसरे रोल्स हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, इफ यू लाइक। हाँ बिल्कुल। मैं वो रोल मॉडल की तरह, जैसे कि हमारे आपके दोनों के चहेते इब्ने सफी जी लिखते थे कि उनके में एक खास कैरेक्टर था, वही जासूसी करता था। हाँ, मैंने उस प्रथा को पीछे छोड़ थोड़ा हट के मैं काम करता हूँ। हर बार आपको एक जो सारे कैरेक्टर हैं वो नए मिलेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कैरेक्टर जो है जिसको मैं चाहूँ कि बहुत बढ़िया डेवलप हो गया है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कभी हुआ तो वो फिर आगे चलेगा। अभी फिलहाल मैं उतना बड़ा उस स्थिति में पहुंचा नहीं हूँ कि किसी को लेके चलूं इस तरह से। तो आप वो कर्नल विनोद और वहां अभी मैंने कैप्टन हमीद अभी आपने तय नहीं किया या तय करने वाले ही नहीं है? नहीं, तय करने मतलब ऐसा है, हो सकता है कि क्योंकि एक मैंने देखा है कि कोई अगर ऐसा कैरेक्टर आप दुनिया को दे के जाते हैं, कर्नल विनोद, कैप्टन हमीद, राजेश या क्या कहना चाहिए जेम्स बॉन्ड टाइप का, या कोई भी और, जैसे कि गवाह नंबर 3 में उन्होंने विमल मित्र जी ने लिखा जो है उस टाइप का कैरेक्टर, या आखिरी दांव में जो ये भगवती चरण वर्मा लिख गए हैं, उस तरह कैरेक्टर अगर मैं पैदा कर सका तो जरूर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं वो मेरे ख्याल में वो बहुत सही काम होगा और इसमें जो भी मेरे सोच है मैं आपके साथ उसको साझा करूंगा, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि जो इस पॉडकास्ट के हवाले से कि आदमी को धीरे धीरे आपके उस कैरेक्टर की जो खूबियां हैं वो समझ में आने लगती हैं। हो सकता है आप अभी उसी मरहलों से गुजर रहे हैं कि आपका वो कैरेक्टर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। बिल्कुल वाजिब है। तो हो सकता है अभी आपने ये नहीं तय किया है कि वो जो जासूस है वो आपका वकील होगा कि इंस्पेक्टर होगा कि हाँ। या ये जो आपके जो बिजनेसमैन है जिनका घर जल जाता है वो होंगे, या वो दो वकील जो हैं उनको आप उनमें से किसी को लेंगे। तो अशफाक और शहनाज साहिबा, तो आप पास तो पूरा जखीरा है हुजूर। तो आप उस तरफ सोच रहे हैं कि ये मेरी ख्वाब ख्याली है?
नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं। और कुछ है मेरे दिमाग में, लेकिन अभी मैं उसको डिस्क्लोज अरे करना चाहता हूँ। उसमें भी एक जासूसी लगा दिया। हाँ, वो अभी मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ इस वक्त, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा ज्यादा लोगों को पसंद आता है, उसके बाद उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और 2-3 भी हो सकते हैं, अगर मान लीजिए हाँ बिल्कुल जाहिर बात। एक तबका ये समझता है कि साहब इसके ऊपर आगे लिखिए, दूसरा समझता है कि नहीं साहब आप इसके ऊपर आगे लिखिए, तो दोनों को लेके चलेंगे अलग अलग, उसमें क्या ही, क्या साथ बात है, साथ। बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए हर शोबे में, हर विभाग में ऐसा होता है कि आईटी वाले जो हैं वो किसी तरीके से पहुंच जाते हैं जासूसी की तरफ। वकील का अपना एक दृष्टिकोण होता है, एक जाविया होता है, नुक्ता नज़र होता है। और एक जो पुलिस वाले होते हैं उनको तो आधा जासूस बनना ही पड़ता है, शुरू से ही हाँ। उनकी ट्रेनिंग ये होती है। तो 3 तो यही हो गए। अब उसमें यह है कि जैसे ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल जो जासूसी नॉवेल्स और अब तो ज़ाहिर बात है फिल्म्स वगैरह बनती हैं, उसमें हमेशा ये होता है कि एक जासूस होता है, उसका एक सहायक होता है, और दूसरा फिर उसके अंदर एक कोई पुलिस वाला भी होता है, और कभी कभी पुलिस वाला खुद ही हर चीज़ को कर रहा है। तो आपके 2-3 इस तरह से चरित्र, 2-3 कैरेक्टर्स जो हैं वो सामने उभर के आएंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपसे चाहूँगा कि आप अपने अपने पेशे को, अपनी ये जो सोच है और अपनी ये जो तरकीब है तफ्तीश करने की, उसको इस्तेमाल करके एक जासूस बनाइए। जरूर। है ना? ऐसी मतलब ऐसी कहानी तो एक है मेरे दिमाग में। अरे वाह, क्या बात। कहानी तो है दिमाग में, लेकिन चक्कर है कि प्लॉट, कोई प्लॉट ऐसा है, देखिए प्लॉट तो बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे प्लॉट हैं जो कि पहली चीज तो जो कि बहुत बड़े हैं, कोई क्या वो साड़ी को रुमाल बनाना बड़ा मुश्किल है। सही बात। और कोई प्लॉट जो है ऐसे हैं कि वो जिन पे कि अगर मैं लिखूं तो इवन आज के जमाने में, जबकि जमाना इतना मॉडर्न हो गया है, लोग तमाम जो है नावल में गाली गुप्ता भी लिख देते हैं, फिर भी अगर मैं उस प्लॉट को लेके चलूंगा तो मैं मार खा जाऊंगा, हो सकता है रास्ते में घेर के मारे मुझे लोग। ये भी आईटी के साथ आपको ये फायदा है। आईटी के साथ नहीं प्रॉब्लम है ये। आईटी के साथ आप चुन सकते हैं ना, अगर आप मेरी बात माने, और जिस तरफ मेरा अपना शौक ज्यादा है कि साइबर क्राइम। आप उसी विभाग के हैं ना? हाँ। आप खुद भी तो उसी विभाग के हैं। वही बात है ना, हमारा आपका वही एक पेशा रहा है और अब भी है। तो साइबर क्राइम्स में अगर आप करेंगे तो ये होगा कि हमने जो बात की है अपने डॉक्टर आलोक वाजपेयी के साथ, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन थॉट प्रोसेस को जिन्होंने जिसका विश्लेषण किया है, एनालिसिस की है, और बड़ी अच्छी बातें हम लोगों ने की है। तो उसमें वो और चीज़ें सामने आएंगी कि भाई यहाँ तक तो मशीन हमारा साथ दे देती है, लेकिन ये कि उसके बाद जो इंसान जो है उसकी सोच और उसकी आदतें, उसकी लालच या उसकी ईमानदारी, ये उस पे उसको मजबूर करते हैं कि भाई वो सही काम करे या गलत काम करे। तो उसके आप माहिर हैं कि गलत काम को आप ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उसको किसी तरह से समझाते हैं कि भाई ये यूँ हुआ इसलिए ऐसा है, और इसको सुधारने के लिए क्या। तो उससे कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल नई दुनिया एक आप क्रिएट कर लें, जो कि हम लोग मिलकर के एक उससे एक ऐसे मकाम पे पहुँचे हैं जो कि जहाँ तक अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची हो। हाँ वो तो है। अच्छा एक चीज और है, बहुत सही कह रहे हैं आप। एक चीज और है कि मैंने आपने भी ये चीज अभी आपने हल्का सा टच भी किया उस पर, कि एक जो जनरल टेंडेंसी है, अभी कोई जो है रहस्य रोमांच या थ्रिलर लिखता है आदमी, तो मैं उन सबसे माफी मांगते हुए कह रहा हूँ, तो एक ये ट्रेंड से चला है कि या तो कहीं एक मर्डर कर देते हैं और या कोई इस तरह का कोई हादसा कर देते हैं, फिर उसके चारों तरफ कहानी बुन देते हैं। अच्छा मैं इससे थोड़ा बाहर आना चाहता हूँ। वाह। तो ये आपने अभी टच भी किया कि कोई जरूरी किसी एक ढर्रे पे लिखने से कोई मतलब नहीं, तो वो भी बात है, बात बिल्कुल सही है कि उस ढर्रे से बाहर आना है। अब से ये इस उपन्यास में जो जिस तरह से मर्डर का केस है ना, वो नॉर्मली लोग इस तरह नहीं लिखते। लोग पहले
ये थोड़ा सा उस टाइप का है, लगता जरूर है शुरू में कि मर्डर हो गया और आपने उसके चारों तरफ कहानी लिखी। मुझे थोड़ा सा खराब भी लगा शुरू में कि ये तो मैंने वही कर दिया जो बाकी लोग करते हैं। लेकिन फिर जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, जैसे मैं उसको जीना शुरू किया, क्योंकि जो लेखक है, जो राइटर है, वो एक्चुअली पूरी कहानी जीता है अपने दिमाग के अंदर, तभी लिख पाता। सही बात। तो जब जीना शुरू किया तो मैंने देखा कि नहीं, ये डिफरेंट है, ये उस तरह नहीं है जिस तरह से कि मुझे शक हो रहा था पूरे शुरू में। और ऊपर वाले की मेहरबानी की ये उस तरह से नहीं हुई कहानी, जिस तरह नहीं, से बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। आफरीन आपको कि आपने इतनी ज़बरदस्त किताब लिखी है, और हमारा अच्छा खासा वक्त भी अब गुजर चुका है। तो अब हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं इस गुफ्तगू में, वो ये कि हम इस किताब को कहाँ से और कैसे हासिल करें? यहाँ है ऑस्ट्रेलिया में जो समस्या ये है अभी फिलहाल कि जो Amazon.in है वो सप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो एड्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो लेकिन जो पब्लिशर है उससे डायरेक्ट भी लोग मंगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। अगर कोई भी हमारे पाठक जिन्होंने ये किताब पढ़ी है, उनको अगर उनके यार दोस्त अगर चाहते हैं कि किताब उनको भी चाहिए, पब्लिशर से मेरी बात हो चुकी है। उसने कहा है कि हम ये सारी किताबें जो आप लोगों को मिली हैं, ये $10 में उसने सप्लाई की है यहाँ पे। जबकि अगर आप खुद ऑर्डर करते एक एक करके तो शायद $12-13 के आसपास आती। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है हमें बड़ा रीजनेबल लगा कि उससे प्लस किताब दोनों मिला के अगर आप अगर वो लिस्ट वो बना लें तो पब्लिशर को वो लिस्ट खाली भेज देनी है, वो पैकेट भेज देगा किसी एक एड्रेस पे। तो आप उसका ईमेल और अपना ईमेल या तो हमें दीजिए या अभी बोल दीजिए। तो नहीं, हम आपको भेज देते हैं वैसे तो। उसका ईमेल तो वैसे मिल जाएगा, एक सेकंड, ईमेल तो मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। वैसे वो पब्लिशर्स जो हैं वो हैं RK पब्लिकेशंस मुंबई। हाँ। तो इसमें इनका ईमेल एड्रेस किताब में भी मैं शायद होना चाहिए। आपकी इजाज़त से मैं आपका ईमेल एड्रेस भी यहाँ बोल देता हूँ, और उसको हम एडिट भी कर देंगे यहाँ पर। हाँ, हमारा जो ईमेल एक्चुअली इस पर्पस के लिए है, संजयज है, SANJAYS sanjaysbooks@gmail.com SANJAYSBOOKS@gmail.com। ठीक है, तो ये पाठकों के लिए ये मैं अभी आपको भेज दे, आपका ये नोट हो गया है, और उसमें जो ये हम इसको पॉडकास्ट करेंगे उसमें भी ये आपकी ईमेल डालेंगे, और info@सुनियतों पे भी आप हम लोगों को भेज सकते हैं। जो पब्लिशर का भी ये ईमेल है, अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ आपको। आप बोल दीजिए, सारा दिया हुआ है। आप बोल दीजिए पब्लिशर का ईमेल भी बोल दीजिए। ये है publication RK @gmail.com। तो सब जीमेल ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जीमेल में एक्चुअली कैपेसिटी ज्यादा है ना। आप बड़ी से बड़ा फाइल भेज सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा वो फास्ट भी जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल डोमेन टाइम लेती है। तो अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई, और लगता है कि हम इसको आपके वक्त के मुताबिक हर 2-3 हफ्ते पे एक और प्रोग्राम अभी इस किताब के सिलसिले में करेंगे। तो ये एक पहली कड़ी थी मेरे ख्याल में इस साहित्य के, अदब साहित्य, लिटरेचर के साहित्य सब पेज के लिए सुनियतों पर। और आपका शुक्रिया अदा करते हुए हम आपको और अपने सब दर्शकों को, सामाईन नाजरीन को नमस्कार और आदाब अर्ज़ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने विचार हमें info@सुनियतों पे भेजेंगे। और भाई संजय की ईमेल भी आप इस्तेमाल करें, चाहे ऑर्डर के लिए, चाहे इनके ऊपर कोई आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं, तो वो सब सर आँखों पर। और फिर अगले कार्यक्रम तक के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लिखते रहिए जरूर और पढ़वाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। बहुत शुक्रिया आपको भी। नमस्कार।